चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम शुक्ल जी वाली जो पुस्तक पढ़ रहे थे उसमें गद्य साहित्य का प्रसार, जिसका द्वितीय उत्थान आज हम पढ़ेंगे। तो प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान है क्या? पहले उत्थान में हम पढ़कर आए हैं कि गद्य साहित्य अर्थात जो हिंदी भाषा में जो लिखा गया साहित्य है ना, उसका पहले किस प्रकार से प्रसार हुआ। हिंदी साहित्य में पूर्ववर्ती कौन सी रचनाएं लिखी गई थी भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में और भारतेंदु युग के जो कवि हैं उन्होंने अपना किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दिया है प्रथम उत्थान में, कि क्या बोलते हैं नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करनी पड़ी, नई नई पुस्तकों को हम खोज कर लाए। ये सारी की सारी जो देन है ना, ये प्रथम उत्थान में हम पढ़कर आ चुके हैं। भारतेंदु के कवियों का, भारतेंदु का स्वयं का, उनकी पत्रिकाओं का ये सारा योगदान, उनके गौण कवि, मुख्य कवि, सबको हम विस्तार से पढ़कर आ चुके हैं। अब द्वितीय उत्थान है, क्योंकि एक बोल रेडी कर दी है, इनको एक भाषा दे दी है। ऐसा है बिल्कुल, पहले उन्होंने एक भाषा बनाई, पहले खड़ी बोली हिंदी चूज करके, अब इनको एक दे दिए कि ये पकड़ो, इसको संभाल के रखना। फिर ये और परिमार्जित करते हैं उसमें, है ना। द्वितीय उत्थान में पढ़ते हैं क्या है द्वितीय उत्थान। कि इस उत्थान का आरंभ हम संवत 1950 के आरंभ से मान सकते हैं। और शुक्ल जी ने जहां बात खत्म की थी वो बात भी यहीं से की थी कि सरस्वती के क्या बोलते हैं संपादन से फिर हिंदी साहित्य में एक नई क्रांति आती है, फिर कुछ नया चेंजेस आता है। ये लास्ट वाली पंक्तियां कल हमने पढ़ी थी ना, ये रही पिछली वाली क्लास में, कि यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए, है ना। ये वाली पंक्तियां कल मैंने इंपोर्टेंट भी लगवाई थी, ये पंक्तियां। तो इस जो द्वितीय उत्थान है इसका आरंभ संवत 1950 से मानते हैं, यानी कि 1893। 1893 वही समय है जब काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इसके 3 साल बाद काशी नागरी प्रचारणी ने पत्रिका स्टार्ट की, यानी कि 1896 में, याद रखना। इसमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के समय नहीं आया था, भारतेंदु के सामने नहीं आया था, है ना। कुछ ऐसी चिंताएं और आकांक्षाएं, है ना। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। अब ये भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत ये रहा करती थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। द्वितीय उत्थान में ये शिकायत बहुत कुछ कम हुई, है ना। भाई देखो, नूतन निर्माण की योग तो नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं, पर जो द्वितीय उत्थान है ना, ये शिकायत कम हो गई। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, अब जुड़ने लगे, पर अधिकतर ये कहते हुए कि मुझे तो हिंदी आती नहीं। इधर से जवाब मिलता था तो क्या हुआ, आ न जाएगी, कुछ काम तो शुरू कीजिए। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया था। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे वे उनकी खातिर से दरगुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते थे, 2-4 चीजें लिख चुकते थे, तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी आने न आने की परवाह क्यों होने लगी। इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्राय ये कहा और सुना जाता रहा है कि संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं। उनकी इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में ये कहा सुना जाता था कि जो ये है ना, संस्कृत तो बहुत अच्छी जानते ही है, पर ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान है और अंग्रेजी के अच्छे पंडित है ये। ठीक है, मैं कॉल ब्लॉक्स कर देता हूँ एक बार, वरना डिस्टर्बेंस होगा बीच में। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं ना। ये मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज है क्या। परिणाम यह हुआ कि बहुत से हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने लगे थे कि हम भी ज्ञानी है भाई, है ना। भाषा बिगड़ने का एक सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठकों का वैसा अकाल नहीं था, विशेषतः उपन्यास पढ़ने वालों का। बंगला उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी आवश्यक समझते थे, जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। ये जानकारी थोड़ी बहुत ही वे बांग्ला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी का लेख भी लिखने लगे थे। अतः एक और अंग्रेजी दानों की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे, तो दूसरी तरफ बंग भाषा आश्रित लोगों की ओर से सिहरना, कांदना, बसंत रोग आदि। इतना अवश्य था कि पिछले कैंडे के लोगों की दिखावट उतनी अजनबी नहीं लगती थी जितनी पहले केड़े वालों की, है ना। बंग भाषा
फिर भी अपने देश की और हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बंग भाषा की ओर झुकाव रहा। उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद विन्यास की प्रवाह हिंदी में आई, ये स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बंग भाषा की तारीफ करते हुए बताया जा रहा है किस प्रकार से हिंदी साहित्य या हिंदी लिखने में हमने वहां से कुछ विचारधारा या कोई शब्द वगैरह या फिर वहाँ की रचनाओं को किस प्रकार से हमने पढ़ा और उससे कैसे प्रभाव ग्रहण किया। कि बंग भाषा की ओर जो झुकाव रहा, उसके प्रभाव से क्या हुआ, हिंदी जो है परिमार्जित और सुंदर संस्कृत परिविन्यास की परंपरा हिंदी में आ चुकी थी। पर अंग्रेजी में विचार करने वाले जब आपटे का अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे, तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी। वे हिंदी और संस्कृत शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा की भावभंगिमा से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं समझ सकते थे। पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे इच्छा किया, आशा किया, ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे। कौन? भारतेंदु काल के लोग। और वाक्य विन्यास की सफाई भी उतना ध्यान नहीं रखते थे, पर उनकी भाषा हिंदी होती थी, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा परिमार्जित, इतना सुस्पष्ट हिंदी का रूप आया भी तो नहीं था ना। वो हिंदी लिख रहे हैं, वही उनके लिए नया है। उनको नहीं पता कि आशा किया या आशा की जाती है, ये होता है। इच्छा एक प्रकार से स्त्रीलिंग है, तो इच्छा की, है ना। तो उनको नहीं पता होता उस टाइम पे। मुहावरे के खिलाफ प्राय नहीं जाती थी। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूप हानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रही। कितने का? बहुत दिनों तक, है ना। पर अभी पिताजी नहीं आए ना इनके। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूपहानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ। उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य सदा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा, है ना। हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। ये पंक्तियां पैराग्राफ में आती है और वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ये पूछी जाती है पंक्तियां किसके लिए, किसने कही है? शुक्ल जी ने कही है ये, ठीक है ना। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी ही थे। अब हो सकता है ऐसे दे दे द्विवेदी जी थे और ऑप्शन में ऑप्शन दे दें शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये पंक्तियां पूछी जा सकती है। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया था कि ये कचरा मेरे पास नहीं चलेगा, अगली बार से फेंक दूंगा, ढंग का लिख कर लाना। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के सुप्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, लिख लेना। ये पंक्तियां किसने कही है? शुक्ल जी ने कही है द्विवेदी जी के संदर्भ में, है ना। क्या पंक्तियां हैं? कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ, ये जो शुभ प्रभाव है ना, शुभ, इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता का आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संबंधित बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली। विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इस प्रश्न को लेकर कुछ काल तक तो खंडन बंडन के लेखक जोर शोर से निकले थे। इस विभक्तियां समझ रहे हो ना, वही राम के पापा, तो राम के एक साथ लिखे हैं, राम स्पेस के लिखे हैं ना। इस आंदोलन के जो नायक थे वो थे पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम की छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी के विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी है ना। तो विभक्ति विचार इंपोर्टेंट लगा लो, कभी मैंने देखी नहीं है एग्जाम में, पर पूछ ले, क्योंकि अलग से नाम दिया हुआ है शुक्ल जी के द्वारा। तो विभक्ति विचार किसकी पुस्तक है? गोविंद नारायण मिश्र जी की विभक्ति विचार, ठीक है। इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या बहुत कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को परख कर लोग कह सकते थे कि ये उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास में अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित
और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थो अर्थो क्या लिखा हुआ है ये, हिंदी की अर्थोद्धा अर्थोद्धाटिनी, अच्छा अर्थ उद्घाटनी होना चाहिए शायद, ये पता नहीं क्या है। हिंद हाँ, ये गा नहीं है यहाँ पे सही से, ये पीडीएफ में हिंदी की अर्थ उद्घाटन करने वाली शक्ति है ना, अर्थोद्घाटनी शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुम्फित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा हिंदी साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहे हैं ना, बिल्कुल। देखो, वाग वैचित्र्य अलग चीज होती है और सूक्ष्म और गूढ़ भाव अलग बात होती है ना। वाग वैचित्र्य के द्वारा हम लोगों से वाहवाही बरत सकते हैं, मतलब प्रकार से तारीफ करवा सकते हैं, मोहित कर सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है वाग वैचित्र्य, वो आपके प्रभाव लंबा समय के लिए नहीं रह पाता है वाग वैचित्र्य का। लेकिन जब सूक्ष्म और गूढ़ भाव होते हैं ना, वो आपको मुंह से आहा भी नहीं निकलने देते, क्योंकि वो खलल पैदा करने वाली चीज होती है वो, है ना। तो ये सब चीजों का आभास जो है वो हिंदी साहित्य को प्राप्त होने लगा था। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डोल बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बंगला के कुछ उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म, अय्यारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। देखो, शुक्ल जी कितनी आशा के साथ बात करते हैं, नहीं कि बात मानते, पहले हम तिलस्मी उपन्यासों में अय्यारी, जासूसी उपन्यास लिखते थे, उस समय की मांग भी यही थी, लोग फंसे हुए थे एक प्रकार से, तो उनको कुछ ऐसा मिला जो अद्भुत रस से अभिभूत था, आश्चर्यजनक करने वाला था, है ना। लेकिन बाद में शुक्ल जी कहते हैं कि फिर बाद में हमको सच्चे साहित्यिक उपन्यास की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया, है ना। इंपॉर्टेंट है पंक्तियां शुक्ल जी की। वैसे भी मैं कह चुका हूं बहुत बार कि पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियां, पैराग्राफ की पहली पंक्तियां तो इंपॉर्टेंट होती है ना। अब देखो कि नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। अब देखो, ये क्षेत्र को मतलब मैं नहीं बोलता, मुझे क्षेत्र बोलना आता है, मतलब मेरी तरफ क्षेत्र ही बोलते हैं, लेकिन जो मेरे यूपी के दोस्त है या कुछ जो बाहर के हैं वो क्षेत्र को क्षेत्र बोलते हैं, तो मेरी भी भाषा में वो आ गया कि नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी, पर बाबू राधा कृष्ण दास के उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे जा चुके हैं ना, वो इतने श्रेष्ठ है अपने आप में, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन पे काम किया जा चुका है। उसके बाद क्योंकि अब द्वितीय उत्थान पढ़ रहे हैं ना, यानी कि द्विवेदी युग, इसमें नहीं लिखा गया उतना बेहतरीन नाटक, उतना काम नहीं किया गया, उतनी सूक्ष्मता के साथ, उतने ज्यादा समाज में योगदान देने वाले नाटक लिखे तो खूब है, संख्या ज्यादा भी है द्विवेदी युग और उसके बाद में। भारतेंदु युग में कोई ऐसा नहीं कि लाखों नाटक लिखे गए, पर वैसे श्रेष्ठ नाटक उतने भावों के साथ बाद में किसी भी काल में नहीं लिखे गए। लेकिन ये बोल रहे कि बाबू राधा कृष्ण दास का महाराणा का महत्व, जिसे राजस्थानी केसरी का भी कहते हैं, कि कुछ दिन तक धूम रही और उसका अभिनय बहुत बार हुआ। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने चंद्रकला भानु कुमार राम का एक बहुत बड़े डील डोल का नाटक लिखा था। साहित्य के विविध अंगों से पूर्ण होने पर भी वस्तु वैचित्र्य के अभाव तथा भाषणों की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। पर ये राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप याद रखना आप, है ना। और इसका दूसरा नाम है राजस्थान केसरी, तो दोनों नाम याद रखने हैं आपको। बंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे हैं, पर उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यासों के। इससे नाटक की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियों के लिए रंगशाला के अनुकूल दो एक छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए, फिर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुग्वेकर जी अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनय द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। इसके उपरांत बंगला में भी द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों की धूम हुई और उसके अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए। इसी प्रकार रविंद्र बाबू के नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए और द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था यही रही। अब निबंधों की बात करें अगर हम, तो निबंध की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया है। अभी द्वितीय उत्थान की बात कर रहे हैं, तो पहला उत्थान है भारतेंदु काल वाला, उसमें बहुत अच्छी चीजें लिखी गई है ना। निबंध भी बहुत श्रेष्ठ लिखे गए हैं, चाहे वो भारतेंदु का निबंध हो, बालकृष्ण भट्ट के हो, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र के हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस समय काफी निबंध लिखे हैं, है ना। और अब द्वितीय उत्थान अभी शुरू हुआ है ना, अभी सही तरीके से चीजें कवर नहीं हो पाए ना। 1900 से लेकर 1918 तक की तो मानते हैं हम द्विवेदी युग, कि द्विवेदी युग में निबंध की ओर भी ध्यान बहुत कम गया है। उसकी परंपरा ऐसी नहीं चली कि हम 5-7 उच्च कोटि के निबंध लिखकर उसी प्रकार के झट से छांट कर बता सकें जिस पर अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं ना।
फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध जो है ना मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पड़ जाते थे। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी ना, वैसी विशिष्टता आ न पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देखकर उसे अपनाकर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबार नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करने लगते, कभी इतिहास पुरातत्व की बातें लेकर सामने आ जाते। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गूढ़ गंभीर निबंध लेखक हमारे यहाँ से तैयार होते हैं। फिर भी भिन्न भिन्न शैलियां प्रदर्शित करने वाले कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं, जिन्होंने लिखा तो बहुत कम है पर जो कुछ लिखा है वो महत्व का है। समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था। अब भारतेंदु के जीवन काल में, पर इससे तात्पर्य ये नहीं कि भारतेंदु ने किया था, नहीं। समालोचना जो है हमने पढ़ी थी किस पत्रिका से, हिंदी प्रदीप से हम समालोचना का शुरुआत मानते हैं, वहां से उसका स्टार्ट मानते हैं। और समालोचना भी किसकी, संयोगिता स्वयंवर की लिखी थी पहले तो। बाद में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज ने आनंद कादंबरी जो अपनी पत्रिका है उसमें उसकी और भी ज्यादा समालोचना यानी कि आलोचना लिखी थी। भारतेंदु काल में शुरू हो गई थी लेकिन भारतेंदु ने नहीं लिखी थी। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक नाम की एक आलोचना कृति जरूर लिखी थी, है ना। नाटक नाम से एक निबंध या आलोचना कृति कह सकते हैं उसको, है ना। तो समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका बहुत कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में नहीं पड़ा, दिखाई पड़ा। श्रीयुत महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। अब देखो क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता ही है, पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता किसने निकाला, या पहले पहल विस्तृत आलोचना करने वाले आलोचक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। फिर मिश्र बंधु लाइन में आए, फिर पंडित पदम सिंह शर्मा को आप सब जानते हो, उन्होंने भी अपने ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए, पर यह सब आलोचना का बहिरंग बातों तक ही रही, अर्थात बाहरी चीजों पर, कला पक्ष पर ध्यान देते थे। भाषा के गुण दोष रस अलंकार आदि की समय चिंता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, इसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषता दिखाई पड़ती है, बहुत ही कम दिखाई पड़ी। अर्थात वैसी आलोचना बहुत कम दिखाई पड़ी जिसमें कवि ने अपने अंतर्मन से कुछ सूक्ष्म बातें लिखी हो, है ना। साहित्यिक मूल्य रखने वाले 3 जीवन चरित्र महत्व के भी निकले। अब देखो जैसे निबंध की बात करी, नाटक की बात करी, तो जीवन चरित्र की बात कर रहे हैं, जिसमें है पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरितावली, जो कि स्वामी विशुद्धानंद का जीवन चरित्र है। बाबू शिवनंदन सहाय ने भी लिखा है हरिश्चंद्र का जीवनी चरित्र, जो कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवनी चरित्र है, हरिश्चंद्र का, है ना। और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र, ठीक है। गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान, गद्य साहित्य का निर्माण प्रकरण 4, ये हमने सामान्य परिचय पढ़ा था वहां पर, है ना। अब वो तो पढ़ा कि भाई चलो कुछ कमी हुआ है, पर एक होता है ना कि कोई भी बहता हुआ जो समुद्र है, जो एकदम बिल्कुल, या फिर नदी है जो एकदम अपने एकदम बिल्कुल धारा प्रवाह बह रही है, लेकिन है कोई होता है पूरी सरिता सूख जाती है, नहीं, लेकिन पूरी सरिता सूखी नहीं है, चाहे भला एक नाली के रूप में छोटी छोटी धारा में बह रही है, पर बहते रहना जरूरी है ना। जैसे हम रीतिकाल के संदर्भ में पढ़कर आए थे ना ये बात, वैसे द्वितीय उत्थान के भीतर, अब देखो चौथा प्रकरण हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, द्वितीय उत्थान का प्रकरण 4, कि देखो द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में और इतने रूपों में हो गया है कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग कर सकते हैं। सुभीते के लिए हम 4 विभाग करते हैं, एक तो नाटक को पढ़ेंगे, फिर उपन्यास को, फिर कहानियों को पढ़ेंगे, और निबंध और आलोचना को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो हम गद्य पाठ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कविता का जिक्र ही नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे, आगे करेंगे बाद में, है ना। फिर उसके बाद पूरा काव्यधारा एक अलग से चलेगी, वो शानदार अनुदित नाटक, ठीक है। नाटक का चैप्टर है पहला, अनुदित नाटक, कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई थी। भारतेंदु काल के बाद नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई नहीं पड़े। अनुवादों की परंपरा चलती रही। बंग भाषा के अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा वीर नारी, कृष्ण कुमारी और पद्मावती नाटकों का उल्लेख पहले कर चुके हैं। सम्मत 1950 के पीछे गहमर, है ना, के बाबू गोपाल राम गहमरी ने वनवीर, बब्रू वाहन, देश दशा और विद्या विनोद और रविंद्र बाबू के चित्रांगदा का अनुवाद किया है, बहुत बढ़िया।
तो ये कभी पूछा हुआ है, आई थिंक बब्रू वाहन जो है, नहीं नहीं, काव्य रचना पूछी थी, मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, अनुदित रचनाएं नहीं इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी, है ना। द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में पंडित रूपनारायण पांडे ने भी गिरीश बाबू के पतिव्रता, क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद के खान जहां और रविंद्र बाबू के अचलायतन तथा द्विजेंद्र लाल राय के उस पार, शाहजहां दुर्गादास ताराबाई आदि कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए। अनुवादकों की भाषा अच्छी खासी हिंदी है और मूल के भावों को ठीक ठीक व्यक्त करती है। इन नाटकों के संबंध में ही समझ रखना चाहिए कि इसमें बंगवासियों की आवेगशील प्रकृति का आरोप अनेक पात्रों में पाया जाता है, कि जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के शोभपूर्ण लंबे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक अध्ययन नहीं प्रकट होता है। अंग्रेजी के अनुवाद, जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, अभी हम रीडिंग कर लेते हैं। जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एमए ने 1950 से कुछ आगे पीछे शेक्सपियर के कुछ 3 नाटकों का अनुवाद किया था। रोमियो जूलियट को प्रेम लीला के नाम से, एज यू लाइक इट और वेनिस का व्यापारी नाम से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के छोटे भाई मथुरा प्रसाद चौधरी जी ने भी मैकबेथ का बहुत अच्छा साहसेंद्र साहस के नाम से प्रकाशित किया था। इसके उपरांत संवत 1967 के लगभग हेमलेट का एक अनुवाद जयंत नाम से निकाला था, जो वास्तव में मराठी अनुवाद का हिंदी अनुवाद था ना। इसके उपरांत संवत 1967 के लगभग हेमलेट का अनुवाद जयंत नाम से निकाला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ही जयंत लगा लो, ठीक है ना। संस्कृत के अनुवाद, संस्कृत के नाटकों के अनुवाद के लिए राय बहादुर, लाला सीताराम बीए सदा आदर के लिए स्मरण किए जाएंगे। भारतेंदु की मृत्यु के 2 वर्ष पहले ही उन्होंने संस्कृत काव्यों के अनुवाद में लगा दिया था और संवत 1944 में मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी शब्दों में छंदों में प्रकाशित किया। इसके उपरांत वे बराबर किसी न किसी काव्य का नाटक का अनुवाद करते रहे थे। संवत 1944 में उनका नागानंद का अनुवाद निकला, तो धीरे धीरे उन्होंने मृच्छकट्टिका, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालवी का अग्निमित्र का भी अनुवाद कर डाला। यद्यपि पद्य भाग के अनुवाद में लाला साहब को वैसी सफलता नहीं मिली है, पर उनकी हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल और आडंबर शून्य है। संस्कृत का भाव उसमें इस नए ढंग से लाया गया है कि कहीं भी संस्कृत का पन या जटिलता नहीं आ पाई है ना। भारतेंदु के समय वह काशी के क्वींस कॉलेज स्कूल के सेकंड मास्टर थे, पीछे डिप्टी कलेक्टर हुए और अंत में शांतिपूर्वक प्रयाग में आ रहे थे कि 2 जनवरी 1937 को उनका साकेतवास हो गया। संस्कृत के अनेक पुराण ग्रंथों के अनुवादक रामचरितमानस, देखो अब इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के अनेक पुराण ग्रंथों के अनुवादक रामचरितमानस, बिहारी सत्सई के टीकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता मुरादाबाद के पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने वेणी संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम के हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए थे। संस्कृत की रत्नावली नाटिका हरिश्चंद्र को बहुत पसंद थी और उसके कुछ अंश का अनुवाद भी उन्होंने किया था, तो पूरा नहीं किए कर सके। भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्धहस्त लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत मित्र के संपादक है ये, है ना, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, जैसे हिंदी प्रदीप हमने पढ़ा, ब्राह्मण पढ़ा हमने, आनंद कादम्बनी पढ़ा, बाल बोधनी पढ़ा, ठीक है ना, इधर से हमने कवि वचन सुधा पढ़ा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका पढ़ा, बिहार बंधु पढ़ा हमने, है ना। और मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि बाबू तोताराम की कौन सी पत्रिका पढ़ी थी हमने, बाबू तोताराम की कौन सी पत्रिका पढ़ी थी। जो मेरा मैसेज है इसके नीचे कमेंट कर देना मुझे, है ना। सन 1970 में पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भी भवभूति के उत्तर रामचरित का और पीछे मालती माधव का अनुवाद किया। कविरत्न जी के दोनों अनुवाद बहुत ही सरस, जिनमें मूल के भावों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है ना। पद्य अधिकतर ब्रजभाषा के सवैयों में है, जो पढ़ने में बहुत मधुर है। इन पद्यों के खटकने वाली केवल 2 बातें कहीं कहीं मिलती है। पहली बात तो यह है कि ब्रजभाषा साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द भी लाए हैं जो एक भूभाग तक ही परिमित हैं। शिष्ट साहित्य में ब्रज मंडल के भीतर बोले जाने वाले सब शब्द नहीं ग्रहण किए हैं। ब्रज भाषा देश की सामान्य काव्य भाषा रही है, अतः काव्यों में उसके वही शब्द लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं
वो थोड़े बहुत शब्द स्थानों में समझ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सीदौसी शब्द लीजिए, जो खास मथुरा वृंदावन में बोला जाता है पर साहित्य में नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं श्लोकों का पूरा भाव लाने के प्रयत्न में भाषा दुरूह और अव्यवस्थित हो गई है। यहाँ पर हमने बात की थी नाटकों की, और वो भी मौलिक नाटकों, अनुदित नाटकों की। अब हम बात करेंगे मौलिक नाटकों की, ठीक है। मौलिक द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग में, है ना। तो काशी निवासी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में 2 नाटक लिखे थे, चौपट चपेट और मयंक मंजरी। तो आपको पता है मयंक मंजरी तो पूछा भी जाता है, ठीक है ना। मयंक मंजरी जो है किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है, ये मौलिक नाटक है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से प्रथम तो प्रहसन है, जिसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियों तथा लुच्चो लफंगों आदि के विभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए गए थे। दूसरा जो 5 अंकों का नाटक था, कौन सा, मयंक मंजरी, वो श्रृंगार रस की दृष्टि से संवत 1948 यानी कि लगभग 1888 मानो इसका समय, यह भी साहित्य में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं कर सका है और लोग से विस्मृत हो गया है। हिंदी के विख्यात कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की हुई थी। तो उन्होंने रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाम के 2 नाटक लिखे थे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय बड़ा नाम है, क्योंकि पहली खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य हम इनका ही पढ़ते हैं, तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय, इनके 2 नाटक है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है इसको। ये दोनों नाटक उपाध्याय जी ने हाथ आजमाने के लिए लिखे थे। आगे उन्होंने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। 2 में पता चल गया उसको कि हाथ आजमाना मेरे बस की बात नहीं है, हाथ आजमा लिया, बस इतना ही करना था मुझे। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता वनवास नाम का एक नाटक भी लिखा था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, सीता वनवास इनका ज्वाला प्रसाद मिश्र का। ऐसा है नहीं इंपॉर्टेंट है, जब नाटक ही अगर वो पूछेंगे तो भारतेंदु काल से पूछेंगे ना, वो ऐसा है बिल्कुल। और अगर उनको पूछना होगा तो जयशंकर प्रसाद से पूछेंगे, बाद में भीष्म साहनी से पूछेंगे। इतने बढ़िया बढ़िया नाटक लिखे गए हैं बाद में। भवभूति के उत्तर रामचरित की झलक देख सकते हैं उसमें। उनके बाद बलदेव प्रसाद मिश्र ने 3 अच्छे रूपक लिखे हैं। प्रभा सम्मिलन ब्रज के नंद यशोदा गोप गोपियों का प्रभात क्षेत्र में वसुदेव कृष्ण बलराम आदि से भेंट होने का मार्मिक प्रसंग लेकर बड़ी सहृदयता के साथ रचा गया है। मीराबाई नाटक भक्ति भाव जगाने वाला उत्तम नाटक है। लल्ला बाबू समाज का एक छोटा सा खंडित चित्र दिखाने वाला प्रहसन, इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। भारतेंदु का वृहत जीवन चरित्र लिखने वाले बाबू शिव निंदन सहाय का सुदामा नाटक भी उल्लेखनीय योग्य है, ठीक है, उल्लेख कर दिया, खत्म बात। इन मौलिक नाटकों की सूची देखने से लक्षित होता है कि नाटक की कथा वस्तु के लिए लोगों का अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर ही ध्यान गया है। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन की विविधा उलझे हुए पक्षों का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करने और उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करने वाली उद्भावना उनमें नहीं पाई जाती है। इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा वस्तु लेकर लिखा जाने वाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण का चंद्रकला भानु कुमार है। वह भी इतिहास के मध्य युग के राजकुमार और राजकुमारियों के जीवन सामने लाता है ना। अब देखो सारी नाटकों की बात करके इसकी अलग से बात की शुक्ल जी ने ना, थोड़ा सा याद रख लेना कि चंद्रकला भानु कुमार को राय दी जाती है जो कि पूर्ण हो जाती है ना। तो राय देवी पूर्ण का चंद्रकला भानु सुकुमार पूर्ण जी, राय देवी प्रसाद पूर्ण जो है ब्रज भाषा के बड़े सिद्धहस्त कवि थे, साहित्य के बढ़िया ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से ही लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं लिखा था। वस्तु विन्यास में कुतूहल उत्पन्न करने वाला जो वैचित्र्य होता है उसके न रहने से कम ही लोगों के हाथ में ये नाटक पड़ा है। ललित और अलंकृत भाषण के बीच बीच में मधुर पद्य पढ़ने की उत्कंठा रखने वाले पाठकों ने ही अधिकतर इसे पढ़ा है। उपन्यास कौन कौन से इनके, पहले अनुदित, अब उपन्यास पढ़ेंगे हम। देखो इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। अब देखो आप भिड़ते तारीफ कर दी शुक्ल जी ने, क्योंकि पहले उपन्यास उतनी बेहतर तरीके से लिखे नहीं गए थे, भारतेंदु जी तो उपन्यास ही नहीं लिखे थे। पर इस द्वितीय उत्थान में तो आलस्य का त्याग कर दिया है, इसी वर्ग के लेखकों में नहीं। अनुवाद भी खूब हुए हैं और मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तो धड़ाधड़ निकले हैं ना। किस प्रकार ये आगे प्रकट किया जाएगा, पहले अनुवादों की बात खत्म कर देनी चाहिए। शुक्ल जी भी बढ़िया लिखते हैं, मस्त एकदम। अनुवाद संवत 1951 तक बाबू रामकृष्ण वर्मा
उर्दू और अंग्रेजी के अनुवाद कर चुके थे, जैसे ठग व्रतमाला, ठग पुलिस वृत्तांतमाला, अमला वृत्तांतमाला, कुछ याद नहीं रखना, आपको मैं बता दूंगा, है ना। चित्तौड़ चातकी का बंग भाषा से अनुवाद भी किया। ये पुस्तक चित्तौड़ के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई और इसके विरोध में यहाँ आंदोलन भी हुआ कि सब कॉफियां गंगा में फेंक दी गई। फिर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला और प्रमिला का अनुवाद किया। जया और मधुमालती के अनुवाद 2-1 बरस बाद में छपे, है ना। भारतेंदु प्रवर्तित प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भारतेंदु काल की हिंदी की विशेषता बनी रही। उपयुक्त तीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और संयत रही। यद्यपि उसमें चटपटापन न था पर हिंदीपन पूरा पूरा था। फारसी अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते थे। साथ ही संस्कृत के शब्द भी ऐसे आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते। सारांश यह है कि उन्होंने शूरता, चपलता और लघुता, मूर्खता, सहायता, दीर्घता, मृदुलता ऐसी संस्कृत का सहारा लिया है। शौर्य, चापल्य, लाघव, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मोक्ष, सहाय, और क्या लिखा हुआ है? दृघ्य, अच्छा ठीक है। मार्दव ऐसी संस्कृत का नहीं। अच्छा, ये कुछ संस्कृत है जिनका नहीं लिया और उनका सहारा लिया है। द्वितीय उत्थान के आरंभ में हमें बापू गोपाल राम का बंग भाषा के गार्हस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उन्होंने कुछ उपन्यास तो इस उत्थान से पूर्व लिखे गए, जैसे चतुर चंचला, भानुमति, नए बाबू, और बहुत से इसके आरंभ में, जैसे बड़ा भाई, देवरानी जेठानी, दो बहिन, तीन पतोहू, सास पतोहू, छोड़ो, इम्पोर्टेंट नहीं है ना। भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों का, मुहावरों का भी बेधड़क प्रयोग किया है। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है। इस काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल के कुछ अनुवाद निकले हैं, जिनमें मुख्य दीप निर्वाण नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें पृथ्वीराज के समय का चित्र है। इस उत्थान के भीतर बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्ता, हरण चंद्र रक्षित, चंडी चरण सेन, शरत बाबू इत्यादि बंग भाषा के प्राय सब प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए हैं। रविंद्र बाबू के आंख की किरकिरी आदि कई उपन्यास हिंदी रूप में दिखाई पड़े, जिनके प्रभाव से इस उत्थान के अंत में आविर्भूत होने वाले हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ ऊंचा हुआ। इस अनुवाद विधान में योग देने वालों में पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा, पंडित रूप नारायण पांडे विशेष उल्लेख योग्य हैं। बंग भाषा के अतिरिक्त उर्दू, मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में हुए, पर बंगला की अपेक्षा बहुत कम। काशी के बाबू गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल आदि कई उपन्यास उर्दू के अनुवाद करके निकाले। मराठी से अनुदित उपन्यासों में बाबू रामचंद्र वर्मा का छत्रसाल, देखो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा डिटेल में, ठीक है ना, छोड़ सकते हैं इन चीजों को। पर मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा ना, मुझे तो पूरी शुक्ल जी पढ़ानी, इसलिए। अंग्रेजी के ही 2-4 उपन्यासों के अनुवाद देखने में आए। कहते ना मैंने 5 बार उपन्यास शुक्ल जी पढ़ा हुआ है, 6 बार, 10 बार, तो देखो वो एक बार ही उन्होंने पढ़ा होता है, वो 10 बार शुक्ल जी का रिवीजन करते हैं। पर ऐसा नहीं कि सारी चीजें पढ़ लेंगे वो, है ना, मुख्य और गौण नहीं, सिर्फ मुख्य मुख्य चीजें पढ़ते हैं। जैसे किसी भी युग की प्रवृत्ति विशेष पढ़ेंगे वो, और किसी भी युग के जो भी उनको रिप्रेजेंट करने वाले कवि होंगे, जैसे कबीर को पढ़ेंगे सिर्फ पूरा, कि तुलसी को पढ़ लेंगे पूरा, रहीम को पूरा पढ़ लेंगे अगर उनको लगता है कि रहीम से प्रश्न पूछ सकता है, रस खान से। पर ऐसा नहीं हो कि वो सबको ही या सभी प्रवृत्तियों को पूरा पढ़ेंगे वो, है ना। अंग्रेजी के 2 ही 4 उपन्यासों के अनुवाद देखने में आए, जैसे रेनल्ड कृत लेला, लंदन रहस्य, अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यास टॉम काका की कुतियां का अनुवाद भी हुआ, है ना। अनुवादों की चर्चा यही समाप्त। अब हम मौलिक उपन्यासों की बात कर लेते हैं। पहले मौलिक उपन्यास के लेखक जिनके उपन्यासों के सर्वसाधारण में धूम रही, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे, है ना। पहले मौलिक उपन्यास लेखक, अब यहाँ पहले मौलिक उपन्यास लेखक का मतलब यह नहीं कि पहला मौलिक उपन्यास इनका था, नहीं। अभी हम द्वितीय उत्थान की बात कर रहे हैं ना। द्वितीय उत्थान मतलब 1900 के बाद के समय, अर्थात हम 1881 वाली बात पहले कर चुके हैं। अतः परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की बात हम कर चुके हैं, तो वो अब यहाँ नहीं होगी। अब यहाँ द्वितीय उत्थान की बात करेंगे, तो उसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि भाई पहले लेखक है हमारे काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री। द्वितीय उत्थान काल के पहले ही ये शुरू, उससे पहले ही नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। उक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक इनके अय्यारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे ना,
वे भी इन नामों से परिचित हो गए थे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, है ना, शुक्ल जी का लिखा हुआ। किसके लिए लिखा है ये? देवकीनंदन खत्री के लिए। इंपॉर्टेंट है ये कि इनके चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक अय्यारी उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं भी पढ़ते थे वो भी इनके नामों से परिचित हो गए हैं। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र्य रहा है। घटना वैचित्र्य आप समझते हो, घटना प्रधान होना, मतलब घटनाओं को महत्व देना, अचंभित कर देना लोगों को, ऐसा बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर देना, ठीक है ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सस्पेंस में रखना, ठीक है ना, मतलब व्यक्ति प्रधान नहीं है, व्यक्ति के मन को प्रधानता नहीं दी हुई है। बाद में वैसे उपन्यास लिखे हैं, जैनेन्द्र ने लिखे हैं वैसे उपन्यास, है ना। तो घटना वैचित्र्य रहा है, रस संसार रहा है, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं रहा है ना सर। घटना वैचित्र्य रहा है, रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं रहा है। चरित्र चित्रण का मतलब क्या? व्यक्ति प्रधान किसी एक चरित्र का चित्रण करना है ना। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन की विविधा पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है, इसलिए साहित्य कोटि में नहीं आते हैं। शुक्ल जी भाई जिसको पसंद नहीं करते हैं वो साहित्य कोटि में नहीं आता है ना, उनके अनुसार। हालांकि ये गलत बात है पर ठीक है। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए हैं उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं किए हैं। तो चलो इस बहाने उन्होंने हिंदी के लिए पाठक तो दिए हैं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वो चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार के साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ और भी लिखने लगे वो भी, है ना। तो बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से तिलस्म और अय्यारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही और शायद अभी तक ये शौक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। बाबू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलने वाले में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेखनीय योग्य है ना। मुझे लगता है ये चंद्रकांता संतति पे हमको यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए, है ना, मतलब आज भी पता चलना चाहिए ना लोगों की किस प्रकार से इस उपन्यास में से क्या था, है ना। बाबू देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोड़ा हिंदी और उर्दू पढ़े लोग भी समझ लें। कुछ लोगों को ये समझना कि उन्होंने राजा शिव प्रसाद वाली हिंदी उस पिछली आम पहज भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया है जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी, ठीक नहीं है। कहना चाहे तो यूं कह सकते हैं उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी है जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है, ठीक है ना। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले पहले तो हमने पढ़ लिया देवकीनंदन खत्री। अब दूसरे मौलिक उपन्यासकार है पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में मानते हैं ये शुक्ल जी। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव, वही वाली बात है कि क्या बोलते, साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन ही नहीं है बल्कि समाज के पक्ष को सामने रखना भी है। कविता पढ़ते ना, कविता क्या है उसमें, तो इस उपन्यास में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, आकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी मिल जाएगा। गोस्वामी जी के यानी किशोरीलाल गोस्वामी जी के संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी, जो मासिक पत्रिका थी। इंपॉर्टेंट लगा लो आप इसको, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है ना। मासिक पत्रिका थी। द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए, अतः साहित्यिक दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं। अब मान लो कभी अगर ये पंक्ति आ जाए सिर्फ और सिर्फ, अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। शुक्ल जी ने ये पंक्तियां किसके संदर्भ में कही है? अब शुक्ल जी ने बाकायदा कोट करी है तो हमको याद होना चाहिए ये पंक्तियां किशोरीलाल गोस्वामी के लिए, है ना। क्योंकि जब हम बात करते हैं लाला श्रीनिवास दास की तो वहाँ अलग प्रकार का स्टेटमेंट कहा है शुक्ल जी ने, वहाँ अलग प्रकार की बात कही है कि अंग्रेजी ढंग का लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। पर यहाँ कह रहे हैं साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए क्योंकि 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए हैं। इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं। और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे हैं पर वे वास्तव में उपन्यासकार नहीं थे, और चीजें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर जा पड़े थे। पर गोस्वामी जी वहाँ घर करके बैठ गए थे, एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया था, उसी में रह गए हैं।
ये दूसरी बात है, उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। उनमें उच्च वासना व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य ज्यादा हैं और चुटचट के लिए भी हैं। इस बात की शिकायत चपला के संबंध में अधिक प्रकट हुई थी। है ना, चपला उनका उपन्यास है। ये किनका उपन्यास है? चपला, किशोरी लाल गोस्वामी का। ठीक है ना। एक और बात जरा खटकती है, वह है उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे उन्हें उर्दू लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू मोहल्ला। इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिव प्रसाद जिसका जीवन चरित्र, जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंकों में निकला था, उर्दू जबान और शेर शकुन की बेढंगी नकल से, जो असल में कभी कभी साफ अलग हो जाती है। उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट चुका है। गलत या गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्टता के दर्जे से गिरा देते हैं। खैरियत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने ये मंगनी का लिबास नहीं पहनाया। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी में संस्कृत पराय समास बहुला भाषा काम में लाई गई है। हम दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर कोई विदेशी चक पकाकर पूछ सकता है, क्या ये दोनों हिंदी है? हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने नहीं दिया है, वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डांवाडोल रखा, कोई एक टेढ़ा रास्ता पकड़ने न दिया। गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृत के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता है। कहीं कहीं तो काल दोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं, जैसे वहां जहां अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम यहाँ है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने काम का ही है, क्योंकि जिस सिलेबस में हमसे पूछा जाता है ये, है ना। अब तारीफ वगैरह ये अपनी जगह है, ये अपने उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इनके लिए, है ना। तारा एक उनका उपन्यास है। चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंग लता तो 1000 बार पूछा गया है, हृदय विहारिणी, हीराबाई, लखनवी कब्र। अब देखो नीचे कुछ और नाम दिया हुआ है, तो कितना बचा हुआ है चैप्टर? छोटी कहानियां। चलो ये छोटी कहानियों तक पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे अपन, ना। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 उपन्यास लिखे थे, जो ठेठ हिंदी में लिखे थे। पहला ठेठ हिंदी का ठाठ और एक है अधखिला फूल। इन दोनों के बारे में प्रश्न ये पूछा गया है, किस विधा की रचना है ये, ठीक है ना। और क्यों पूछा गया है? क्योंकि शुक्ल जी ने देखो नए पैराग्राफ की पहली पंक्ति में लिखा गया है ये, है ना, तो याद रखना ये। पर दोनों पुस्तकों की भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई है, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। उनकी सबसे पहली लिखी गई पुस्तक का नाम था बेनिस का बांका, उनकी सबसे पहले लिखी, तो इंपोर्टेंट लगा लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, है ना। जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर पहुंची थी, वैसे इन दोनों में ठेठपन की हद तक दिखाई देती है। इन तीनों पुस्तकों के सामने रखने पर पहला ख्याल यही पैदा होता है कि उपाध्याय जी क्लिष्ट संस्कृत प्राय भाषा भी लिख सकते हैं और सरल ठेठ हिंदी भी। अधिकतर इसी भाषा वैचित्र्य पर ख्याल जमकर रह जाता है। उपाध्याय जी के साथ पंडित रज्जाराम मेहता का भी स्मरण आता है, जो अखबार नबीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए छोटे बड़े उपन्यास भी लिखा करते थे। उनके उपन्यासों में मुख्य ये है, कौन कौन से उपन्यास है? लज्जाराम मेहता की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। जैसे लज्जाराम मेहता, जिसको बहुत लज्जा आती है, क्यों? क्योंकि वो धूर्त काम करता है। धूर्त रसिकलाल हो गया पहला। हिंदू गृहस्थ दूसरा हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आदर्श दंपति इंपॉर्टेंट है। अब आदर्श दंपति हो चाहे आदर्श हिंदू हो, दोनों इसके ही हैं, ठीक है ना। आदर्श दंपति ये हो जाएगा 1904 के आसपास, और बिगड़ेगा सुधार भी इसका ही है। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पूछे गए हैं, और आदर्श हिंदू भी इनका ही है, ठीक है ना, याद रखना। ये दोनों बहस से वास्तव में उपन्यासकार नहीं है। उपाध्याय जी कवि है और मेहता जी पूरे अखबार नवीस है, ठीक है ना। पर ये अब है चाहे नहीं है, पर क्वेश्चन तो पूछता है ना, धूर्त रसिकलाल किसका उपन्यास है। अब हम ये थोड़े कहेंगे नहीं शुक्ल जी ने इनको उपन्यासकार नहीं माना है, क्यों पूछा है? इसलिए धूर्त रसिकलाल, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों, ठीक बा, ठीक बा। काव्य कोटि में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास, जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई परिभाषा आ रही है ना, शुक्ल जी जो ऐसी बात करते हैं ना,
तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो भी नए पैराग्राफ में आ रही है कि काव्य कोटि में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रदान हो, चरित्र चित्रण या घटना वैचित्र्य का लक्ष्य नहीं हो। हिंदी में न देख, बंगभाषा में काफी देख, बाबू ब्रजनंदन साहब बीए ने 2 उपन्यास इस ढंग में प्रस्तुत किए हैं, सौंदर्य उपासक और राधा कांत। बस खत्म, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं था। अब हम पढ़ेंगे छोटी कहानियां। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी महत्वपूर्ण और काफी बढ़िया टॉपिक है छोटी कहानियां, क्योंकि इससे पहले कहानियां लगभग उतने ज्यादा विस्तार से नहीं लिखी गई थी, कहानियां भी नहीं लिखी गई थी मेरे हिसाब से। तो हिसाब से शुक्ल जी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से तो वही कल पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी आपको और हम क्या नया कर सकते हैं और क्या आपको समझना है, कौन सा टॉपिक है ना। और ठीक है, बाकी पूरी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा शुक्ल जी हमने पढ़ाया हुआ है। बाकी और भी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जो हमने पढ़ा रखी है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में।